अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर बरे पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, अहम डेवलपमेंट्स हैं जो ओपन बैलेट को लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रेफरेंस भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट में, अब उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है 4 जनवरी से। अब इस पर समाअत होंगी। इसके साथ साथ कल सेनेट का इजलास भी होने जा रहा है। सलीम मांडवी वाला साहब इस इजलास को लेके खासे सरगर्म थे। उनकी मंशा क्या है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। एक और डेवलपमेंट हुई कि आज मौलाना शेरारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ये लग रहा था कि JUI फे को उन्होंने JUI से अलहदा कर दिया है। इस कहानी से मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। बाज़ाब्ता तो एलामिया अभी तक नहीं आया, लेकिन जो रिपोर्ट हो रहा है, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं, उसमें यह है कि बहुत से सवालात उठाए उन्होंने, इस्तीफ़ों की मुखालफत कर दी है, नवाज शरीफ की वापसी के साथ मशरूत कर दिए हैं और बहुत से सवाल उठा रहे हैं। और ये जो बातें हो रही थी कि PDM अपने वज़न से गिर जाएगी या शराजा बिखर जाएगा, अगर संजीदा इख्तिलाफ है इस्तीफ़ों पे, तो क्या है मुस्तकबिल PDM का? जी हाँ, आज जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास हुआ, उसमें जो है वो जो बिल्ली थैले से बाहर आ गई और जो बुनियादी इख्तिलाफात हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के, वो वाज़े हो गए हैं। बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि ये जी, वालेकुम अस्सलाम आरिफ साहब। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस्तीफ़ों पर हुकूमत को जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। वो क्या फ़ैसला किया आपने? जारहाना से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आरिफ साहब और फैसल जी। देखें, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अगर मैं 2-4 लाइनों में दे के फिर मैं आपके सवाल की तरफ से आना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब PDM बना था तो उसके 2 मकासद थे। पहला मकसद ये था कि गवर्नमेंट और जो 2 इदारों के सरबराह हैं उनसे इस्तीफ़ा लेना, और दूसरा ये था कि इंतखाबात और असम्बलियों के साथ जो भी मुतल्लिका चीज़ें हैं उनमें से निकल जाना, बाहर निकल जाना। अब पहला ये काम हो गया आज कि मरियम साहिबा को लड़काने की छत के ऊपर चढ़ा के पीपल्स पार्टी ने नीचे से सीढ़ी खींच ली है। अब उतरने का कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरा काम ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो अपना फेक ग्रुप बनाया है, फेक ग्रुप को अलहदा कर दिया है मौलाना शिरानी साहब ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान से। और ये जो जमीयत उलमाए इस्लाम फे है वो अलहदा हो गई और उन्होंने साथ अपने लफ्ज़ पाकिस्तान का लगा लिया, या ओरिजिनल पार्टी दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, बहाल हो गई है। इसका एक तीसरा नतीजा ये निकला है कि जितनी भी हाइप बनाई गई थी, और मरियम साहबा ने जाके वहाँ भी ये कहा कि जी मैं उनको कहती हूँ जाओ इस्तीफ़े दे दो, वो पहाड़ की तरह हैं। पता लगा मैं भी पहाड़िया हूँ और फैसल भी पहाड़िया, पहाड़ बड़े तगड़े होते हैं, वो पहाड़ की तरह उनमें से कोई नहीं निकला। हालांकि हैं वो दोनों भी पहाड़िए ही, लेकिन उसका सबब ये था कि ये सारा जितना शोर शराबा था, इसके पीछे 2 एजेंडे थे। एक एजेंडा ये था कि नैब का दफ्तर बंद करवाया जाए, और दूसरा एजेंडा ये था किसी तरीके से नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस तर्ज की, जिस तरह से जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 2 दफ़ा इन्होंने उस वक्त के निज़ाम का प्रेशराइज करके बाजू मरोड़ के रिलीफ लिया था, वो रिलीफ लेना चाहते थे। जो इस्तीफ़ों के बारे में हमारा 2 मौक़िफ़ हैं जिनको रीइटरेट हमने किया है। पहला मौक़िफ़ ये है कि जो इस्तीफ़ा देना चाहिए उसका आईनी हक है, जिसने दे दिया वो या विड्रॉ करेगा या वो मंजूर करेंगे स्पीकर साहब। और दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ से इस्तीफ़ा आएगा वो सीटें खाली हो जाएंगी और उसका कॉन्सिक्वेंस फॉलो करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्सिक्वेंस ये है कि वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने 1985 की गलती से बहुत सीखा, और मैंने बीबी के साथ 2 अशरे का जो हमारा था काम, उसमें मैंने उनको 1 दफ़ा नहीं, दर्जनों दफ़ा नहीं, इससे ज़्यादा दफ़ा ये, और आपने भी दर्जनों दफ़ा कहते सुना होगा कि 85 में हमारे साथ हमने खुद ज्यादती की और गलती हो गई थी, हमसे गलती करवाई गई थी या हमसे गलती हो गई थी। अब जो गलती करवाने की कोशिश थी वो दर हकीकत गलती दोहराने की कोशिश थी 1985 वाली, कि आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने का अपने ऐलान करें और अमली मुदायरा जब करने का है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिस टाइप का भी हो उसमें से निकल जाए। हालांकि 1985 की असेंबली में सियासी जमातें नहीं थी, इसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ना चाहिए था, ये बात का एनालिसिस था उनका। और उस वक्त एक जो डिक्टेटर थे वो बैठे हुए थे, इसके बावजूद वो कहते थे कि हमें इनको कमज़ोर करना चाहिए था अंदर जाके। तो इसलिए आज फातिहा पड़ी गई है, PDM इज़ ओवर। PDM का जो एजेंडा था वो एजेंडा ही ख़त्म हो गया। इसलिए अब
अगर वो मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, कोई जो खानों की तस्वीरें आप लोग चला लेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इस सियासी मंजरनामे की, वो ये है कि जो पाकिस्तान में दो तरीके हैं किसी जगह भी चेंज लाने के, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम और या फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। एक तरीका ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ अंदर उसका इजहार करें और गवर्नमेंट को रुखसत करें, और उसका दूसरा तरीका यह है कि आप इस्तीफे दे के खुद रुखसत हो जाएं। ये दोनों काम नहीं होने वाले। पीडीएम हुकूमत को गिराने के लिए बनी थी, खुद गिर गई है। हुकूमत को रुखसत करने के लिए तश्कील पाई थी, खुद उसकी रुखसती आज हो गई है। ये बताइए बाबर साहब कि नोडेरो में मोहतरमा मरीम नवाज जो है बड़े जोश व खरोश से गई, और इससे बड़ी नुक्ताचीनी भी हुई कि ये जो PML है ना, आपको तो पता है कि ये बनी ही पीपल्स पार्टी की ज़िद में या मुकाबले के लिए थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसका बुरा बनाया और पीपल्स पार्टी के अंदर भी। लेकिन साथ ही साथ ये कि जी अब इनमें काफ़ी हाँ मांगी हो गई है, लेकिन वो तो बड़ी जल्दी जो अंडर करंट हैं वो तो आज बिल्कुल वाज़े हो गए हैं। उसमें से नंबर एक ये कि जो इस्तीफों वाली बात है, इस पर पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने कहा था कि हम कुर्बानी देंगे, लेकिन वो नज़र नहीं आती मुझे कुर्बानी जो है उनकी। अब वो बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, सेनेट के अंदर भी हिस्सा लेंगे, और ये कोई अजीब लॉजिक है कि अगर सेनेट में हिस्सा भी लेंगे और इस्तीफे भी देंगे तो ये तो कोई हिकमत अमली जो है कामयाब नहीं हुई। मज़ीद बना जहाँ तक पीपल्स पार्टी और PMLN का दर लगा, इनमें एतमाद का फुकदान तो जूँ का तो नज़र आता है। अच्छा, चार आपने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए, मैं चारों पे कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहला ये है कि मरियम साहबा बड़ी पुरजोश होके वहाँ पे गईं और वो नतीजा कुछ ना निकल सका। पहले से जो लोग आप भी जानते हैं, आसिफ साहब को जानते हैं या पीपल्स पार्टी की तारीख को जानते हैं, वो ये बात उनकी समझ से ही बालातर थी कि ये वहाँ जाएंगी और करेंगी क्या। यानी वहाँ जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी मसाइल थे, मुश्किलें, मसाइब, जिन एम्बेरसमेंट्स, वो पोलिटिकल स्ट्रगल, वो सारी इनकी वजह से तो थी। हाउस ऑफ शरीफ दूसरी तरफ था। आपको पता है कि एक सोने के ताजर होते थे और उनको स्मगलर का खिताब दिया गया था। उन ताजर का एक कज़न था जो भुट्टो साहब के खिलाफ उस वक्त वादा माफ गवाह बना। उनको लाने वाले एक वकील साहब थे लाहौर के जो फौत हो गए, और दूसरे जो थे वो शरीफ बरादरान के जो वालिद साहब थे वो थे। ये रिकॉर्ड पे है सारा। भुट्टो रेफरेंस जब मैंने फाइल किया तो उस वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने, अदालती रिकॉर्ड्स हैं ये सारे। अच्छा, एक पहलू ये हो गया इसका। दूसरा ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी तारीखी बात की, उस पर मैं कमेंट करना चाहूँगी। दूसरी बात है, आपने कहा कि एंटी थीसिस था, यानी पीपल्स पार्टी का जो एंटायर थीसिस था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के लोगों ने जो बनाया था, उसका नाम ही मुस्लिम लीग नून था। वो मुस्लिम लीग जीम, उसमें जुनेजो वाली भी शामिल नहीं थी, और मुस्लिम लीग पी जो पगारा साहब वाली थी वो भी शामिल नहीं थी, और भी कई ग्रुप थे छोटे मोटे। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि आप एक पीपल्स पार्टी के वोटर को कहेंगे जाओ नवाज शरीफ को वोट डाल के और उसके लिए जिंदाबाद कहो, वो कहे, और एंड इट अप्लाइज द अदर वे अराउंड एज वेल। सो इसलिए मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे अंदर से जो अंदरूनी सिंध है, पहली दफ़ा नुकसान जो पहुंचा है, बड़ा नुकसान पहुंचा है इनको बुला के, और जिस तरह से इन्होंने गैर जिम्मेदारी से, वो मिसाल के तौर पे कि बीबी की बरसी में आके मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये तो एक ऐसा गम का मरहला था। दूसरा ये कि आपने सोशल मीडिया अगर आप देखें जी, तो बीबी की जब से शहादत हुई है कभी उस बीबी की तनकीद उसके ऊपर नहीं हुई। ये पहली दफा सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना। ये बड़ी बदकिस्मती की बात थी कि इन्होंने वो सारा जितना भी गन था अपने दोनों का पॉलिटिकल, वो जाके उस मौके के ऊपर उसको जाहिर किया। और ये जो इनका जाना था वो बनता ही नहीं था, किसी तरीके से भी नहीं बनता था। अच्छा, इसके ऊपर एक और कमेंट है। एक सिंध के बड़े मोतबर साफ़ी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था रात को। वो मुझे कह रहे थे कि आप एक और पहलू पे गौर करें। मैंने कहा फरमाएं। तो वो कहने लगे कि ये आसिफ साहब ने उनसे बदला लिया है, इसलिए कि उनकी बड़ी तज़हीक की थी इन्होंने। जब वो एक तकरीर उनसे हो गई थी तो नवाज शरीफ ने कहा मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, और इन्होंने अपने टेलीफोन बंद कर लिए थे। तो ये उनसे बदला लिया है उन्होंने। वो ये कह रहे थे, ये उनका मौक़िफ़ था, और वो ही
मैन ऑफ स्टैचर, बड़े बड़े साफियों में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने डॉक्टर साहब, इसलिए वो जो कह रहे थे मुझे वो अपने प्रोग्राम में जिक्र भी किया था। जी 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 बिल्कुल जी फैसल जी डॉक्टर साहब। अच्छा, तीसरी बात जो आपने कही जी डॉक्टर साहब, ये आपने जरदारी साहब का जिक्र किया एक बात। जी 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 बाबर साहब जी, एक मैं जी थैंक यू आरिफ साहब, मैं एक कमेंट ये करना चाहता हूं। जो आपने ये कहा कि ये सारा जितना भी जो कुछ भी था उसका नतीजा क्या निकला है, उसका नतीजे अब जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी स्ट्रेंथ सेनेट में वो कमज़ोर नहीं होगी, इसलिए वो पार्लियामेंट्री प्लेयर के तौर पे मुस्लिम लीग नून से आगे सेनेट के इलेक्शन लड़ने के बाद निकल जाएगी। एक उसका नतीजा ये निकलेगा, और दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम तो उनको कन्विक्शन है और वो नायल भी है अपने वालिद की तरह से, इन दोनों के सामने अब एक ही रास्ता है कि दोनों आज शाम को एक इकट्ठा फोन करें, नवाज शरीफ साहब को कहें कि अब आप वापस आ जाएं। देखिए ना, मुश्किलें आती हैं लीडरों की जिंदगी में, और जिससे मरियम साहिबा ने वहां अपने वालिद को कंपेयर करने की कोशिश की कायदे अवाम से, और उन्होंने जिस तरीके से गुफ्तगू की, पता लगता था कि वो भाग के उन्होंने को बहुत बड़ा पाकिस्तान के लोगों के लिए एक सेक्रीफाइस कर दी है। तो अब उनको नवाज शरीफ का रास्ता और वापसी का हमवार हुआ है, पॉलिटिकली भी। जो लीगली है उस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा 2 रास्ते हैं जो खुलने वाले हैं। जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, उस पर भी बात करेंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक आपने बात की, कल नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक इनके उन्होंने किया और बड़ी हैरानकुन बात की कि 2 वज़ीरों ने कल उनकी क़यादत से राबिता किया और वक्त मांगा मुलाकात के लिए। नबील गबोल साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा, पहले ये सुन लेते हैं फिर आके बात करते हैं इस पर। आज 2 वफाकी वजीरों ने हमारे 2 बड़े रहनुमाओं के साथ, जो सेंट्रल रहनुमा, उनके साथ टेलीफोन पे बात की और टाइम मांगा है कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं। इसमें एक जो है वो इत्तेहादी है और एक पीटीआई का। नहीं तो अब नाम ले लें आप, जो इत्तेहादी है नाम बता दें। मेरी पार्टी ने इजाजत नहीं दी है, मैं कल नाम ले सकता हूँ, कल कुछ मुलाकातें हैं इस्लामाबाद में। जी डॉक्टर साहब, क्या हुकूमत की जानिब से कोई वज़ीर, इन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत या पीडीएम की क़यादत, ये अभाम है अभी, उनसे रब्ता किया, मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त मांगा? पीडीएम जो है वो आरिफ साहब और फैसल, पीडीएम तो मरहूम कहा करें अब, मरहूम पीडीएम, और उसकी तो कोई एंटिटी कोई नहीं रही पॉलिटिकल। जो पाकिस्तान की हुकूमत का, इमरान खान का, पीटीआई का मौक़िफ़ है वो 2 तरह से है। हमसे जो भी बात होगी अब हम पार्लियामान के ज़रिए से बात करेंगे। कल पार्लियामेंट चलेगी, मैं भी सबसे मिलूँगा, उसको अगर कोई ख़बर बनाना चाहे तो वो ख़बर बन सकती है, और भी वज़ीर आएंगे उसमें कल के इजलास में, वो भी ख़बर बन सकती है। इस तरह की कोई मुलाकातें सिवाय 2 के बाकी हर जगह हम करने के लिए तैयार हैं। एक नैब के दफ्तर पे ताला डाल के और एल्फी डाल के चाबी नवाज शरीफ और उनके घर वालों के हवाले नहीं की जा सकती, और दूसरा ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं या टीटीज़ के केसेस हैं या फेक अकाउंट्स के केसेस हैं, उनके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की जा सकती। बाकी जाहिर है इस मुल्क में हम रहते हैं, हर इशू के ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है सिवाय इन 2 के। ये वो मौक़िफ़ है जिसके ऊपर हमारा फैसला हुआ है पहले से ही, और इस मौक़िफ़ से हुकूमत इधर उधर नहीं होगी। और जहाँ तक इनका ताल्लुक है कि जी हम गुफ्तगू करते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे फ़ोन आए हैं 2 पार्टियों के बड़ों के पिछले हफ्ते में 2-3 दफ़ा। ज़रूरी नहीं है कि उस फ़ोन को मैं कोई पॉलिटिकल रंग दे के उस पर मैं खेलने की कोशिश करूं। जो एक दूसरे के साथ किसी ने अगर इस तरह का रब्ता किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहसियत हुकूमत इन 2 इशूज़ के अलावा गुफ्तगू हो सकती है, वो भी अब पार्लियामेंट उसका फोरम है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जाएंगे सदारती रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया, हुकूमत किस बात की मुतमन्नी है अदालत से, ब्रेक के बाद जानते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब, जो सदारती रेफरेंस है वो समात के लिए मुकर्रर हो गया है, 4 जनवरी को पहली समात होनी है उस पर। अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हुकूमत की, और बिलखुसूस निज़ामी साहब ओपन बैलेट को लेके, ये तो बहुत बड़ा गंभीर सा मसला है, प्रायोरिटी बेस पर्ची होती है वो वोट की, सेनेट की। हाँ बाबर साहब, ये जो ओपन बैलेट का मसला है या शो ऑफ हैंड्स जिसको कहा जाता है जी, इस पे जी
खासी कन्फ्यूजन है मसलन कि मसलन ये पॉसिबल भी है या नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं सेनेट में जो दर्जा बदर्जा ट्रांसफ़र ऑफ वोट होता है उसके हवाले से, तो आया ये शो ऑफ हैंड जो है ये अमली तौर पे मुमकिन भी है इस किस्म के इलेक्शन के अंदर? कोई यानी वो तो नहीं है ना कि पहले वोट दे देगा उसके बाद वो जीत गया, इस किस्म की चीज़ नहीं है। तो ये इस मामले में फिर ये कि जी आइन जो है बड़ा क्लियर है, जब तक आइनी तरमीम ना हो कुछ नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी इस मामले में? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 186 का वो रख लिया है हेयरिंग के लिए, इसलिए ये तो मैं प्रीएम्प्ट करके नहीं बता सकता कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है, लेकिन जो सूरत हाल है उससे आप अंदाज़ा खूब लगा सकते हैं। मैं अभी उसकी वजाहत कर देता हूँ। पहला ये है कि आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 226 का आपने हवाला दिया इनडायरेक्टली, कि जो सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है ऑल इलेक्शंस विच आर हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके इल्म में है, पुराने आप एंट्रेंच्ड सहाफ़ी हैं, कि ये जो इलेक्शन था सेनेट का, ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे कभी नहीं हुआ। ये इलेक्शन एक्ट 1975 बना हुआ था भुट्टो साहब के दौर का, उसके नीचे पहला इलेक्शन हुआ और आखिरी इलेक्शन भी उसी के नीचे हुआ। दरमियान में एक तब्दीली जो आई है वो ये है कि अब जो इलेक्शन एक्ट, सेनेट इलेक्शन एक्ट है, वो मर्ज हो गया है इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, इसलिए कि 8 कवानीन पूरे जितने भी थे इलेक्शन से मुतल्लिका वो सारे के सारे मर्ज करके एक कंपाइलेशन हो गई है एक ही स्टैट्यूट की, विच इज इलेक्शन एक्ट 2017। एक ये, दूसरा ये है कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जस्टिस जमाली साहब के दौर में हुआ और MQM और फंक्शनल लीग की पटिशंस के ऊपर हुआ, उसमें जो इलेक्शन थे लोकल बॉडीज के, वो सिंध के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन, इसलिए कि आइन में जिक्र है इन इलेक्शंस का, लोकल गवर्नमेंट्स का, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो स्टैट्यूट के नीचे इनको, यानी आम कानून के नीचे मुनक्कद करा ले। 2, तीसरा ये कि एक नाजुक मसला था, इसलिए कि पाकिस्तान में हमेशा सेनेट के इलेक्शन में ये दावे होते रहे या इल्ज़ाम लगते रहे कि जनाब लोग बिक गए। मैं आपको ताज़ा 2 मिसालें निज़ामी साहब देता हूँ। पहली मिसाल ये है कि जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो 2 बड़ी पार्टियां जो थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी ये बड़ी धांधली हो गई है और हमारे 64 लोग थे फलानी जगह, इधर आए तो वो 34 रह गए, जब वो वोट देने के लिए गए तो इतने गए और इतने वोट निकल आए। एक पहलू ये। दूसरा ये है कि जब 2013 के इलेक्शन के बाद PTI की गवर्नमेंट में KP में ये इल्ज़ाम लगा तो एक कमेटी बनाई गई जिसमें 3 PTI के लीडर शामिल थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 3 वोटों की अक्सरियत वाली गवर्नमेंट में से 20 लोग इमरान खान ने निकाल दिए। गवर्नमेंट को तो सूट करता है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट बैठी हुई हुकूमत होती है, कि पिछले दरवाजे से वोट वो लेके अपना कोई मेंबर इधर इजाफा कर लें, किसी और सूबे में भी इजाफा कर लें, और लोग फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका रास्ता खोले रखते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कभी कानून साजी नहीं करती। अब कानून साजी के लिए सेनेट के अंदर हमें चूंकि अक्सरियत नहीं है, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने यही जो सवालात आपने उठाए हैं ये कंपोज करके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में एक ही सवाल है जिसकी समरी मेरी मिनिस्ट्री के जरिए गई और अटॉर्नी जनरल साहब वो उसको प्लीड कर रहे हैं। जो सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में वोट की तकदीस के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये कानूनी पोजीशन है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इंडिया की जजमेंट्स का भी कुछ हवाला दिया गया, रेफरेंस मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है, और साथ ही जो इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है उसका भी हवाला दिया गया है। तो इसमें वो सवाल के जवाब 2 ही हो सकते हैं जी। या वो अफर्मेटिव में मुस्बत जवाब आता है और वो कहते हैं कि आप करवा लें, हमारे पास ऑर्डिनेंस का भी रास्ता होगा, 120 डेज के जरिए हम एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आर्टिकल 89 के नीचे जारी करके ये इलेक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, अब आपने दूसरा रास्ता ये होगा, अगर वो मनफी में जवाब देते हैं तो फिर जाहिर है ये सीक्रेट बैलेट पे ही रहेगा जी। जो आपने एक और सवाल उठाया था वो ये है कि ये जो जिसको हम ओपन वोट कह रहे हैं या शो ऑफ हैंड कह रहे हैं, शो ऑफ हैंड एक्सप्रेशन है। असल में इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें
तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आप आर्टिकल 23, ये मैंने कैबिनेट में भी एक दिन अपनी गवर्नमेंट की मीटिंग में मैंने ब्रीफिंग दी थी, 23 में दोनों पार्टियों ने लिख के कहा हुआ है, दो ही लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, एक ये कि जो ओपन वोट हो, दूसरा आइडेंटिफाइबल वोट हो, यानी पता लगे कि बैलेट पेपर है आपके सामने तो बैलेट पेपर के ऊपर नाम लिखा हुआ है कि ये वोटर का नाम है। अच्छा, फिर जो उनकी गिनती होगी उसके तरीके के नतीजे में जो छोटी पार्टियां उनको फायदा होगा, इसलिए कि उनके वोट उनको जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। और उनका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिलसिला है, जिस तरह से खवातीन की नशिस्तें हैं, उनकी नशिस्तें छोटी पार्टियों की बढ़ेंगी। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो सारा मामला है इस पे हमने पाकिस्तान के दो कानून साज भी और कानूनदान भी, एतजाज़ अहसन साहब और सेनेटर वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में पिछले दिनों शामिल थे। वो क्या राय दे रहे थे, ज़रा ये भी जान लेते हैं, फिर आके मज़ीद आपसे जानते हैं। जी। बदकिस्मती से मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से तो हुकूमत बिल्कुल नाकाम होगी। उसका जाविया निगाह ही बिल्कुल गलत है। सेनेट के इलेक्शन जो है ये खुफिया राय शुमारी से ही हो सकते हैं। मेरे ख्याल में तो गालिब इम्कान हुकूमत के ख़िलाफ़ ही फैसला होने का है और सुप्रीम कोर्ट यही फैसला करेगी मेरे ख्याल में कि खुफिया राय शुमारी से जी सही है हो सकते। अगर शो ऑफ हैंड्स करना है तो उसके लिए आइन में तरमीम करना लाजमी होगा, उसके बगैर कानून के जरिए नहीं हो सकता। जब टर्म खत्म होती है मेंबरान की, उससे पहले 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एतजाज़ साहब की राय आपने सुनी। सादा लफ्ज़ों में वो कह रहे थे कि शायद जो आप चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से आपको वो मुतमन्नी रिज़ल्ट ना मिले। दूसरा जो आइनी तरमीम है, आपने इलेक्शन एक्ट 2017 का हवाला दिया, क्या इस एक्ट के तहत भी आइनी तरमीम की गुंजाइश रहती है शो ऑफ हैंड के लिए? अच्छा देखिए, पहले जो एतजाज़ साहब ने कहा ये उनका अपना नुक्ता नज़र है और वसीम साहब ने कहा उनका अपना नुक्ता नज़र है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर बोथ, दोनों मेरे दोस्त हैं और दोनों कुलीग भी हम रहे हैं, तीनों इकट्ठे एक ही हाउस के रुकन भी रहे हैं। जो असल इशू है वो इस तरह से है कि प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट जजमेंट को कि ये ही हो जाना है। गालिब इम्कान इसका भी है कि हाँ हो सकती है, गालिब इम्कान इसका भी है कि ना हो सकती है। इसको बराबर इम्कान कहा जा सकता है, गालिब इम्कान नहीं कहा जा सकता। अच्छा, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी तब ज़रूरत है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जजमेंट देती है कि 226 को इंटरप्रेट करते हुए, यानी आर्टिकल 226 को इंटरप्रेट करते हुए वो कहें जी कि कोई दूसरी सूरत नहीं है सिवाय इसके कि आप आईनी तरमीम के जरिए से ही शो ऑफ हैंड को लेके आएं। अभी तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आनी है, जब वो जजमेंट आएगी तो तब पता चल सकेगा। फिर जो वसीम साहब कह रहे थे, विद रिस्पेक्ट आई हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, और फिर हमारी चूंकि अपनी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है हम तीनों की, इसलिए एक एंगल उसमें से ये भी निकल सकता है। लेकिन उसमें जाए बगैर अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये इशू चला गया है तो लेट द सुप्रीम कोर्ट जज इट। ये कोई लंबा सवाल नहीं है जिसके ऊपर कोई महीनों के हिसाब से चलेगा। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, वो ये है कि 10 फरवरी से लेके 10 मार्च तक, ये आरिफ साहब डेट्स इंपॉर्टेंट है, 10 फरवरी से लेके 10 मार्च तक किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकता है जी। इसलिए कि 12 मार्च तक लोगों ने हल्फ उठाने हैं। नया चेयरमैन सेनेट आएगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट आएगा, जो मेंबर्स हैं वो हल्फ उठाएंगे। ये क्यों डेट्स दी जाती हैं? इसलिए कि एक डेट ऑफ रिटायरमेंट है सेनेटर्स की कि उनका टेन्योर पूरा होगा, उससे पहले सेनेटर्स इलेक्ट आ जाएंगे और जो ही जिस दिन उनका टेन्योर पूरा होगा ये हल्फ उठा के सेनेट में कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड या खला पैदा नहीं होगा। ठीक, निजामी साहब, ये एक और इशू है कि ये जो हमारे जो जी सलीम मंडवी वाला साहब हैं, उन्होंने एक ऐलान जंग कर दिया नैब के ख़िलाफ़ और वो उन्होंने मूव भी किया और ये जो कल का सेनेट का इजलास हो रहा है इसमें
वो चाहते हैं कि उनको पेश किया जाए। इस बारे में क्या कानूनी पोजीशन क्या है कि चेयरमैन सेनेट बुला सकता है नैब का चेयरमैन के आप आए तशरीफ लाएँ, मुल्ज़िम के कटहरे में खड़े हो? निज़ामी साहब, ये अच्छा आपने इशू रेज़ किया, इसलिए कि इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और पॉलिटिकल सर्कल्स में भी। इसके 3 हिस्से करके जवाब। पहला आपका जो ये था सवाल कि कल इस पे क्या होगा। कल तो शायद कुछ नहीं हो सकेगा, इसलिए कि सेनेट का सेशन तो मौजूद है, लेकिन एक सिटिंग सेनेटर हमारी वो फौत हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको बख्शिश करे। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ था, लेकिन हमारी भी वो कोलीग रही हुई हैं पहले भी, और मैंने उनके अहल खाना को फ़ोन करके ताज़ियत का इजहार भी किया था। तो कल तो ताज़ियती गुफ्तगू तो हो सकती है। तो जो रिवायत है पार्लियामान की, जब कोई सिटिंग सेनेटर या कोई असम्बली का मेंबर फौत हो, प्रोविंशियल हो या मरकजी असम्बली हो, तो उस दिन और कोई बिजनेस नहीं लिया जाएगा। तो ये फिर अगली सिटिंग के ऊपर चला जाएगा। दिस इज़ नंबर 1। दूसरा ये है कि क्या वो किसी को सेनेट बुला सकता है, सेनेट, हाउस और कमेटी दोनों। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको याद है कि कमेटी डिक्लेयर करके सेनेट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुला के वहाँ उनसे गुफ्तगू करवाई गई थी। और उससे पहले आपको याद होगा जब मैं लॉ मिनिस्टर था और स्वात पे जब आए हुए थे लश्कर, तो उस वक्त हमने फौज के जो और ISI के सरबराह थे उनको हमने बुलाया। इसलिए बुलाया जाना तो कोई अचंभे की बात नहीं है, ये तो एक पार्लियामानी रिवायत भी है, और किसी को भी बुला के उससे बात सुनी जा सकती है या उसको बात अगला आप इस बुलाए जाने के अलावा दूसरा जो है मैं बता देता हूं पोर्शन। वो दूसरा पोर्शन ये है कि क्या कोई सवाल पूछा जा सकता है। आंसर इज यस, सवाल पूछा जा सकता है। जो नहीं किया जा सकता वो ये है कि मुकदमा वहां नहीं चल सकता। अगर किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, वो गलत इल्ज़ाम होगा, वो बेबुनियाद होगा, उसका दिफा करने के लिए जो फोरम है वो फिर अदालत ही होगी। और जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अच्छी एजेंसी है या बुरी एजेंसी है, इस बहस में जाए बगैर, ये वो एजेंसी है जो आपको याद है निज़ामी साहब के पहला 1996 में एहतसाब ऑर्डिनेंस आया, लगारी साहब ने जारी किया था। 1997 में नवाज शरीफ साहब ने आके उसको गले से लगा लिया, इसलिए कि उन्होंने अपने घर का एक सेनेटर जो था उसको एहतसाब का सरबराह बना दिया। जब जनरल मुशर्रफ आए उन्होंने इंप्रूव करके वो भी इसके गले लग गए। उसके बाद फिर 10 साल तक PDM मरहूम की दोनों बड़ी जमातों के पास इख्तिदार रहा, किसी ने एक लफ्ज चेंज नहीं किया। आप क्रेडिट दीजिए इमरान खान को, आरिफ निजामी साहब, फैसल, क्रेडिट इस बात का दें कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद 96 में शुरू होता है और जब 2000 ये सारा अरसा गुजारने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आती, इमरान खान ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए से रिफॉर्म करने की कोशिश की। आपको याद है वो ऑर्डिनेंस सेनेट में पड़ा मार गया, सेनेट ने कुछ नहीं किया उसके ऊपर। नेशनल असेंबली पास करती है, सेनेट में जाता है, ऑर्डिनेंस मर जाता है। तो ये तब्दीली की अगर किसी ने कोशिश की तो वो तब्दीली के दावेदार इमरान खान ने की। तो अब ये होगा कि इस पे बहस होगी, और यूंकि रूल्स के मुताबिक सेनेट रिक्विजिशन हुआ है ऑन द रिक्वेस्ट एंड द रिक्विजिशन ऑफ द ऑपोजिशन, इसलिए वो रिक्विजिशन के अंदर जो नुकात उठाए गए वो टॉक आउट हो जाएंगे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बस आएंगे, 2 निकात पे बात करेंगे। जो PTI के एलाइज हैं, हुकूमती एलाइज, उनकी रिजर्वेशन की जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है, और दूसरा नवाज शरीफ साहब की वापसी, और सुनने में आ रहा है कि उनका सफारती पासपोर्ट जो है उसकी जो मुद्दत मयाद है वो भी ख़त्म हो रही है। तो अब हुकूमत फर्दर क्या करेगी? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, एक और मामला है, और बिलखुसूस डॉक्टर बाबर अवान साहब इस पर भी जो हुकूमत है उसको कानूनी राय दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला। लेकिन इसमें एक जो पेशरफ्त होने जा रही है, गालिबन कुछ 5-6 हफ्तों के बाद उनका जो सफारती पासपोर्ट है उसकी जो मुद्दत मयाद है वो ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल ये भी है कि क्या उसको रिन्यूअल की इजाज़त दी जाएगी या दीगर ऑप्शन को नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करेंगे। शेख रशीद साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आते दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि लंदन UK से हमारी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, और नवाज शरीफ ने लंदन को नहीं छोड़ना, और ये पासपोर्ट जो डिप्लोमेटिक है उसके बाद उनको
दूसरा पासपोर्ट मिलता है नहीं मिलता, ये तो हुकूमत की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। नहीं मिलेगा तो उनको वहाँ कोई मिल जाएगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट या क्या। तो ये बाबर अवान साहब बेहतर बता सकते हैं कि जी क्यों बाबर साहब इस बारे में। शहजाद अकबर साहब तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि वापस आ जाए, लेकिन मैं तो शेख रशीद से इत्तफाक करता हूँ। पता नहीं आपकी क्या राय है? दो आपके सवाल के से 4 नुकतों में वजाहत हो जाएगी। पहला नुकता यह है कि हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। क्या कोई मिसाल मौजूद है कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के बगैर किसी को भेजा गया हो, किसी आदमी को? इसका जवाब है जी हाँ। वो इंडिया का एक आदमी है, 1.5 महीना पहले वो कॉन्विक्ट था और भागा हुआ था और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे। वो लंदन ने वापस किया है उसको। समथिंग भाई, समथिंग पटेल भाई उसका नाम है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे असाइलम सीकर नहीं है, वो विजिट करने के लिए गए थे और 6 महीने की जब टाइम पूरा होता है उनको वहाँ से बाहर निकलना था। इसी दौरान कोविड-19 आ गया। कोविड-19 में जनरल एमनेस्टी दे दी जो यूके की गवर्नमेंट है। उसने कहा कि जितने लोग भी बैठे हुए हैं वो 6 महीने में जिनको बाहर निकलना था 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिए, इसलिए कि मुख्तलिफ सरहदें बंद होना शुरू हो गई थी। आज भी वहाँ यही सूरत हाल है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा ये है कि जब उनका पासपोर्ट फैसल आप कह रहे थे फरवरी में उनका खत्म हो रहा है जी। जब फरवरी में उनका पासपोर्ट खत्म हो जाएगा तो जाहिर है उनको ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, वो फौरी तौर पे इलीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे। इलीगल इमिग्रेंट के लिए प्रोविजन मौजूद है कि उसको मुल्क को वापस किया जाता है। अभी भी एक जहाज में वहां से भर के लोग जो हैं पाकिस्तान के इलीगल इमिग्रेंट वापस किए गए। अच्छा, फिर जो इंग्लैंड है उसमें ये कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है उनके इमिग्रेशन लॉज में जिस तरह हमारे यहाँ कोई ना कोई सूरत निकल आती है। इमिग्रेशन लॉ मीन्स लॉ, रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ विच इज एग्जिस्टिंग। कि बड़ा आदमी अगर आएगा तो उसके लिए कोई रास्ता, हम चोरी का रास्ता निकाल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी मिसाल लोग कराची के एक मफरूर साहब की देते हैं। नवाज शरीफ मफरूर साहब का मुकदमा इसलिए मुख्तलिफ है कि वो ही वॉज नॉट अ कॉन्विक्ट, वहाँ जाके दूसरा ये फ़र्क है, ये कॉन्विक्ट है। दूसरा ये कि वो असाइलम सीकर था, ये असाइलम सीकर नहीं है। अच्छा, आखिरी बात इस पे ये है कि बड़ी आला सतह की ताज़ा तरीन भी कोशिशें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, की तरफ से हो रही हैं एंड वी आर होपफुल। ये कहना कि वो वापस नहीं आ सकेंगे, मैं इससे इत्तफाक नहीं कर सकता। और अब की जो सूरत हाल है उसमें उनके आने के और पाकिस्तान वापसी के रास्ते खुलते हुए मुझे नज़र आते हैं। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मामला है जो आपके एलाइज हैं, वैसे ये भी कोई मौका ना हाथ से जाने नहीं देते, खा वो MQM हो, बाप हो, इवन दुरानी साहब की जो मुलाकात थी वो भी आपके एलाइज हैं। अब जाम कमाल साहब ने कल एक मीटिंग हेड की और उसमें उन्हें 2.5 साल के बाद ये याद आ रहा है कि हमें जो तनासुब है वो हमारी नुमाइंदगी के हिसाब से कैबिनेट में एक सीट चाहिए जी, वजारत भी नहीं है, KP में भी हम एलाइज हैं। तो ये क्या, ये शिकवे आए दिन क्यों आ रहे होते हैं एलाइज की जानिब से, और इसमें कमी किसकी जानिब से रह गई है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई पॉलिटिकल टर्मोइल देखा जा सकता है या कोई सियासी बहरान तलाश किया जा सकता है। ये उनका नुक्ता नज़र होता है और जहाँ कोएलिशन होती है वहाँ कोएलिशन ज़ाहिर है और भी उनके मुतालबात पैदा होते रहते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, इसलिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस है जो ऑन गोइंग होता है। तो इसलिए देयर इज़ नथिंग स्पेशल, आई डोंट सी एनीथिंग जिससे किसी जगह पे भी कोएलिशन के लिए कोई मुश्किलात हों या किसी जगह पे हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात हो। जो नुक्ता नज़र जिस तरह से सामने आया MQM का, तो उसमें एक वज़न भी है और उस पर भी इंगेज्ड हैं सारी जगह पे। आज भी अमीरुल हक साहब उनके और एक और वज़ीर जो थे वो काबीना के इजलास में, आई वॉज देयर, वो दोनों मौजूद थे। अच्छा ये बताइए बाबर साहब की ये अचानक शायद खान अब्बासी को उनकी हमशीरा और शायद ब्रदर लॉ बीमार है वहाँ वलायत में, तो उनको इजाज़त मिल गई जाने की। ये एक तरफ तो बड़ी मुहाजरा चल रही शायद खान अब्बासी साहब के पास, वो ख़ास तौर पे LNG के हवाले से वो बड़े वोकल हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने उनको कमाल मेहरबानी फरमाते हुए इजाज़त भी दे दी है। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ के ये मोहम्मद अली दुरानी साहब की कोई समझ नहीं आई,
वो ग्रेटर डायलॉग या पता नहीं कौन सा ट्रैक टू डायलॉग करने के लिए वो पहुंच गए वहाँ जेल। और ज़ाहिर है जब तक हुकूमत की अच्छी बात ना हो, दुरानी साहब की मुलाकात नहीं हो सकती थी। दुरानी साहब का कोई ऐसा स्ट्रेचर भी नहीं है कोई सियासतदान के तौर पे, पीर पकड़ा के नुमाइंदे के तौर पे गए हो। तो आज पीपल्स पार्टी के जो इजलास था उसमें ये अब्बासी साहब वाले मामले का तो ख़ास तौर पर नोट किया गया। तो ये इसलिए तो नहीं गए एलाइज के दरमियान कोई वसफ़े पैदा हो या कोई और मेथड है जो हमारी समझ से बाहर है। देखिए, मेथड के कई हिस्से हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और आपको थॉट देता हूँ, उस पर ज़रा सोचिएगा कि शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे इररेलेवेंट हो गए जब से मरियम ने चार्ज एज्यूम कर लिया, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ने चार्ज एज्यूम कर लिया। तो अब वो दो मुलाकातें, मेरे जो लाहौर के दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि दो मुलाकातें, गवर्नमेंट के लोग वो ये बताते हैं कि ये फरमाइशी मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब ने अरेंज करवाई कि ये फलाने को बुलाओ ताकि कोई मैसेजेस हो, लोगों को होप हो कि मैं अभी भी रेलेवेंट हूँ। एक पहलू इसका ये है। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई बात इस तरह की करनी हो तो अलाइज हम आपस में बैठ के हम राब्ते में रहते हैं, हम कर सकते हैं। उसमें किसी ऐसे आदमी को जो पार्लियामेंट के रुकन नहीं है उनको बुलाने का और जिस तरह आपने बाकी तबसरा किया कोई तुक नहीं बनती थी। तीसरा इसका एक पहलू है जो वो ये है कि अभी भी एक डिवाइड नून लीग के अंदर और आगे बढ़ रही है। यानी जो शहबाज शरीफ के लोग हैं उनमें से आपको कोई भी मरियम के साथ नजर नहीं आएगा जाता हुआ पीपल्स पार्टी के जो बरसी की तकरीब थी। और एक नाम भी आप नहीं ले सकते, उसमें वही लोग थे जो पॉलिटिकली कोई इतने उनको इज्जत साहब की बराबर है बतौर इंसान और पॉलिटिकल वर्कर भी, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, लेकिन वो सिलसिला आप समझ रहे हैं, मैं आगे नहीं जाना चाहता। एक और पहलू भी इसका निकल सकता है जो आपने कहा जी मेथड है, वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से कोई गुफ्तगू की अगर बात खुलती है, मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट के अंदर ही अगर बात होती है तो शहबाज शरीफ साहब कहेंगे जी ज़रा मुझे एक प्रोडक्शन ऑर्डर चाहिए इसलिए कि मैं पार्लियामेंट में अपनी पार्लियामानी पार्टी को हेड करता हूं और मुझे आप आने दें। अब इस पे तो इतना मैं कमेंट करना चाहूँगा, जो शाहिद साहब का था उन्होंने दो रिश्तेदारों का, एक तो ये वो कहते थे हम कोई गुफ्तगू नहीं करते, हम किसी कमेटी में नहीं जाते, वो बड़े गुस्से में थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एप्लीकेशन एक भेजी। वन टाइम उनको परमिशन हुई है, एक दफ़ा जाने की उनको परमिशन हुई है, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद है कि वो सर्दी के कपड़ों का अच्छा सा बंदोबस्त करके अमेरिका गए होंगे, अमेरिका वालों को पता भी नहीं चलता। ठीक। डॉक्टर साहब, वो नवाज शरीफ साहब को भी एक बार ही जाने की इजाज़त दी थी। खैर, एक और मामला है, मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ। जरदारी साहब ने कहा वो अदालत ने दी थी, अदालत ने जी बिल्कुल सही है वो अदालत ने फैसला दी थी। जी बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद है। हुकूमत ने तो अदालत के हुक्म की तामील करनी थी। मैं सर जानना ये चाह रहा हूँ, जरदारी साहब ने कहा कि हमने मुशर्रफ साहब को ऐसे निकाला जिस तरह दूध से मक्खी निकालते हैं और इमरान खान साहब तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब पीपल्स पार्टी कोई आउट ऑफ बॉक्स मतलब ऐसा कुछ कर लेती है कि आप उसके लिए तैयार हैं? वो आउट ऑफ बॉक्स ये भी होता है कि चलें जफ्फी डालें छोड़ें पीडीएम को, या कुछ भी हो सकता है। तो हुकूमत तैयार है, और ये जरदारी साहब के बयान को कितना सीरियस ले रहे हैं? देखें, जो आसिफ साहब ने कहा वो बड़ी सीधी बात है, उसमें कोई फलसफा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे रास्ते पे चलो तो हुकूमत निकल जाएगी। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसलिए कि उनका रास्ता ये है कि हुकूमत चलनी चाहिए, निज़ाम चलना चाहिए, 5 साल पूरे होने चाहिए और 2023 में हुकूमत चली जाएगी। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं वो। हाँ जी, ये तो ऐसे ही है कि आप सिंपल बात है कि जी टर्म पूरी करेगी और वो चले जाएंगे, लेकिन अमली तौर पे आप क्या समझते हैं, ये जो मरियम को लॉन्च किया गया शहबाज शरीफ साहब के इररिलेवेंट हो गए आप कह रहे हैं, ये मरियम कोई इनका को मुस्तकबिल देखते हैं? मरियम का भी और बिलावल का भी अपनी अपनी पार्टियों में, और ये भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे दोनों। देखिए, बिलावल साहब पे भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए कि उन्होंने बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि हम सिंध की हुकूमत कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हफ्ते के अंदर ये तय हो गया कि फैसले आसिफ साहब ने करने।
देखिए ना, जो आज फैसला हुआ उसका अनाउंसमेंट 27 को हो गया था बरसी के मौके पे। जो तकरीर की आसिफ साहब ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे मत बताओ मैंने क्या करना है, मुझसे सीखो। उन्होंने नाम नहीं लिया पीडीएम मुझसे सीखे, मुस्लिम लीग नून सीखे, बिलावल सीखे, कौन सीखे। तो ये बड़ी क्लियर बात थी, जो इफ यू नो अ मैन यू कैन जज कि व्हाट इज ही सेइंग। तो इसलिए मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं है कि ये बड़ी सीधी बात थी, और वो तय हो गया एक दफा फिर कि ही विल कॉल द शॉट्स एंड नोबडी एल्स। ये उसकी हद तक। दूसरा ये है कि जो मरियम है, उनकी सियासत जो बहुत अच्छे ब्रांड्स के लिए बड़ी उम्मीद अफजा हो सकती है, उनकी स्लीपरों से लेके बाकी भी जो वो ब्रांड यूज़ करती हैं, वॉचेस का, उन लोगों की पब्लिसिटी और ब्रांड एम्बेसडर वो अच्छी हैं। पॉलिटिक्स सिर्फ रेटरिक पे नहीं हो सकती। वो जो पॉलिटिक्स है उसके लिए ज़मीन पे पांव रखना पड़ते हैं। मैं आपको दोनों को आप मिला के मैं बात करना चाहता हूँ। निज़ाम साहब, आप एम्प्लॉयर भी रहे हैं, तो आप तो जब पीएन रखते हैं तो उसको पहले मिनिमम स्टैंडर्ड आपका ये होता है, इसको नजर आता है या नहीं। टेलीफोन ऑपरेटर वो कहे जी कि मुझे सुनाई नहीं देता। रात का गार्ड आप रखें, वो कहें जी मुझे अंधराता है, मैं रात को नहीं देख सकता। तो इनकी व्हाट इज द क्वालिफिकेशन जिसकी बुनियाद के ऊपर इतने लंबे क्लेम डालें? इनके क्लेम्स के बारे में लोगों को शक व शुबा खत्म हो गया है जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जाके इन्होंने, एक तो कह रहे थे कि मैं हुकूमत बना के आऊंगा, और दूसरे जिनकी यानी 2 दर्जन सीटों में से 1 दर्जन से भी कम उम्मीदवार खड़े किए हुए थे, और वो वहां इनकलाब लाने चली गई थी। तो इसलिए ये शुगल मेला से आगे नहीं जाने वाला इनका काम। जी ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने वक्त दिया। डॉक्टर बाबर हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका शुक्रिया आज के प्रोग्राम से।